हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारी इकोनॉमी कैसे थी और अंग्रेजों ने हमारी इकोनॉमी को कैसे तहस नहस कर दिया। सिर्फ अपने फायदे के लिए उन्होंने पूरी इकोनॉमी को खत्म कर दिया। अब ये जानने के लिए आप बड़े उत्सुक हैं, लेकिन इसको जानने के लिए ना सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि अंग्रेज लोग यहां आए कब, क्यों आए और पावर में कैसे आए। तो बात करते हैं हम अंग्रेज लोग यानी ब्रिटिश रूलिंग जो आए यहां पर, वो लगभग 16वीं सेंचुरी में आए थे। जब 16वीं सेंचुरी के अंदर आए तो उनका सिर्फ एक ही पर्पस था, वो ट्रेड करना था। लेकिन उनको यहां लगा कि यहां छोटी छोटी रियासत है, रियासत का मतलब होता है स्टेट्स के अंदर अपने अपने नवाब होते हैं, तो इनके अंदर कहीं ना कहीं एक ग्रेडी आया, जिसको हम ग्रेडी ऑफ पावर कह सकते हैं, कि ताकत का लालच आ गया। आज के नवाब थे ना सिराजुद्दौला, उन्होंने ब्रिटिश रूलिंग को टैक्स फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे दी, लेकिन इन्होंने अपनी पावर बढ़ाना शुरू कर दी। अब पावर बनाना शुरू कर दी तो इन्होंने क्या करा, जो नवाब के सिराजुद्दौला थे उनके एक सेनापति थे मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया और उनको एक लालच दिया कि हम आपको यहां का नवाब बना देंगे। तब इस कारण आप समझ गए, एक तरह से विभीषण साबित हुए और प्लासी का युद्ध हुआ। यह प्लासी का युद्ध या वॉर ऑफ प्लासी कह सकते हैं, 1757 यानी 1757 के अंदर लड़ा गया, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई। वहां से ब्रिटिश रूलिंग की ताकत बढ़ती चली गई। अब जब वो पावर में आ गए तो उन्हें लगा कि अब हम यहां की एक्सप्लॉयटेशन इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। आइए इसे पॉइंट वाइज समझते हैं। Arrival of British. The British entered India in the 16th century for trading purpose. Second point, they slowly increased their power after the Battle of Plassey, 1757. Third point, over time they established full political control over India. देखिए ब्रिटिश रूल का पर्पस क्या था, उनको यहां पर एक बहुत बड़ा बाजार दिखाई दे रहा था, पहली बात। दूसरी, इंडियन इकोनॉमी एग्रेन इकोनॉमी थी, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, ये सोचा कि हमें यहां से इजीली रॉ मटेरियल मिल जाएगा या हम यहां के एग्रीकल्चर कल्टीवेटर्स का एक्सप्लॉयटेशन करके अपने बेसिक जो जरूरतें हैं उनको पूरा करेंगे, जो हमारी ब्रिटिश इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए। और बहुत हद तक वो कामयाब भी हो गए। लगभग 200 साल तक राज किया। 200 साल तक उन्होंने इंडियंस को बहुत एक्सप्लॉइट किया। पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल, फर्स्ट पॉइंट, टू ऑब्टेन चीप रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। सेकंड, टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड इन इंडिया। पॉइंट है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर ब्रिटेन। फोर्थ नंबर, टू रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। फिफ्थ पॉइंट है टू स्ट्रेंथ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। क्योंकि मैंने अभी बताया कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो उनके मन में एक आया कि हमें पावर बढ़ानी है। पावर बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी रूलिंग करना शुरू किया। रूलिंग हमेशा कॉलोनी के ऊपर थी। कॉलोनी क्या होता है, समझ ले, मैं किसी को अगर गुलाम बना रहा हूं तो वो मेरी इंग्लिश में कॉलोनी कहलाएगा। तो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल की कॉलोनी कौन हो गया, इंडिया। तो कहीं ना कहीं उसको कॉलोनिज्म का नाम दिया गया। इसके अंदर होता क्या था, इसके अंदर एक रूलिंग करता था, दूसरा उसका गुलाम होता था। अब गुलाम के पास अपना कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं होगा, कोई इकोनॉमिकल राइट्स नहीं होगा, वो पूरी तरह से गुलाम होगा। उसे सिर्फ उसी के ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे जो ऑर्डर उसे दिए जाएंगे। अब यहां पर स्थिति यही होगी, ब्रिटिश रूल उन्हें ऑर्डर देते थे और ऑर्डर को फॉलो करते थे इंडियंस। देखिए कॉलोनिज्म का मतलब क्या है, इट इज अ सिस्टम वेयर वन कंट्री कंट्रोल अनदर फॉर इट्स ओन एडवांटेज। सेकंड पॉइंट, द रूलिंग कंट्री यूजेस द कॉलोनी रिसोर्सेज फॉर इट्स बेनिफिट्स। थर्ड पॉइंट, द कॉलोनी हैज लिटिल और नो कंट्रोल ओवर इट्स इकोनॉमी। फोर्थ नंबर, लोकल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट आर नेगेटिवली अफेक्टेड। फिफ्थ पॉइंट, the colony become dependent on the ruling nation. देखिए सिंपल सी बात है कि जब आप किसी पे रूलिंग करेंगे तो वो पूरी तरह से डिपेंड हो जाएगा। डिपेंड करने का मतलब ये था कि आपको टॉर्चर भी किया जाता था और आप पावरलेस थे, तो इसलिए आपको वो टॉर्चर सहन करना पड़ता था। अब जब ब्रिटिश लोग जब आए तो इसका मतलब वो टू फॉल पॉलिसी कर रहे थे। टू फॉल पॉलिसी का मतलब था यहां से कच्चा माल ले रहे थे, रॉ मटेरियल ले लेते और रॉ मटेरियल को ब्रिटेन भेजते थे। ब्रिटेन से जो रेडी माल होता था, रेडीमेड माल, उसको इंडियंस मार्केट्स में बेचते थे हाई प्राइस पे। तो एक तरह से रॉ मटेरियल सस्ता लिया और अपना सामान महंगे दामों में बेचा। तो इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन इकोनॉमिकल हो गया। और पॉलिटिकल में आपको बता रहा हूं कि वो धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाते जा रहे थे। अब ब्रिटिश रूल के दौरान हमारा जो लो डेवलपमेंट हुआ उसको पॉइंट वाइज हम देखते हैं कि क्या क्या दिक्कतें उस समय हमारे देश के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर आई। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इंडिया देयर वाज नो प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्योंकि हमारे पास कोई नेशनल इनकम का प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं था, इसलिए। Second point, some estimates were made by the economists by Dadabhai Naoroji or V.K. R.V. Rao, but they were inconsistent of conflict. यानी ये डाटा जो थे प्रॉपर तरह से एक तरह से एक्यूरेट नहीं थे। थर्ड पॉइंट, पर कैपिटल इनकम was very low, meaning people earn very little on average. आम आदमी बहुत ही कम पैसा कमाता था, बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाता था। फोर्थ पॉइंट, it is the first half of 20th century, growth of aggregate real output was less than 2%। यानी हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 2% से भी कम थी और लगभग 0.5% पर कैपिटल इनकम बढ़ती थी।
Per point, per capita income grow only around 0.5% per year, which is extremely slow. 6 point, colonial policy focused more on benefit Britain rather than the developed India. निश्चित बात है, जब वो टू फॉल पॉलिसी के साथ चल रहे थे तो वो इंडियन के डेवलपमेंट क्यों करते, क्योंकि रॉ मटेरियल ले रहे थे, तो रॉ मटेरियल लेने के बाद यहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता था, हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल कोलैप्स हो गए थे और यहाँ के लोगों को हाई प्राइस पे चीजें बेचती जाती थी, तो आप समझे उनकी परचेसिंग पावर भी कम हो गई थी. 7 point, India has turned into a supply of raw material and consumer of finished good, which has kept income level low. अब जब ये टू फॉल पॉलिसी हमारे ऊपर थोपी गई तो निश्चित बात है हमारी जो परचेसिंग पावर थी, हमारी जो इनकम थी, वो बहुत ही कम हो गई. तो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि इनकम लेवल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वर वेरी लो, स्लो ग्रोथ लीडिंग टू पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ. इसका रिजल्ट ये लिखा कि सारा बेनिफिट ब्रिटिश रूल को हो रहा था, इंडियन का बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, चाहे वो इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल नेचर पे, और हम बिल्कुल हेल्पलेस हो गए थे. ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी. फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इकोनॉमिक पॉलिसी वर मेनली फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट. सेकंड पॉइंट, द ब्रिटिश फॉलो ए टू फोल्ड पॉलिसी, जो मैं अभी आपको पहले भी समझा चुका हूं. एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल. फोर्थ पॉइंट, मेकिंग इंडिया ए कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड फ्रॉम ब्रिटेन. तो रॉ मटेरियल हमारे यहां से ले लेते थे और अपना तैयार माल, रेडी माल हमारे को हाई प्राइस पे बेचते थे. अब बात आती है कि हमने ये तो समझ लिया हमारा बैकग्राउंड कितना वीक हो गया था, अंडर डेवलपमेंट, हम ग्रोथ हमारी कितनी कम हो गई थी. अब तक हमने इंट्रोडक्शन के अंदर देखा कि हम पूरी तरह से ब्रिटेन लोग पे डिपेंड हो चुके थे, उनका तैयार माल खरीदना हमारी मजबूरी थी, नहीं खरीदते तो हमें टॉर्चर किया जाता था, हमारा रॉ मटेरियल ले जाते थे और वहां पे तैयार माल करते थे. ठीक है, तो आप देखें यहाँ के हैंडीक्राफ्ट जो थे वो बिल्कुल कोलैप्स हो गए, बर्बाद हो गए पूरी तरह. अब इसको हम सेक्टर वाइज पढ़ेंगे, यानी क्योंकि बहुत सारे सेक्टर थे, तो पहला सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ब्रिटिश रूल ने क्या किसानों का एक्सप्लॉयटेशन किया, फार्मर कितने परेशान हुए, जो पहले भी परेशान थे और अब उन्हें बिल्कुल ही अपने मतलब के लिए यूज किया. सेक्टर अंडर द ब्रिटिश रूल. फर्स्ट पॉइंट, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज मेनली agrarian economy. Second point, around 85% of the population lived in the village and depended on agriculture. India was not self-sufficient in the food and raw material. देखिए, इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से एग्रेन इकोनॉमी थी, क्योंकि 85% पॉपुलेशन जो था वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहती थी. अब आप समझे, जब एक देश की 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड होगी, तो आप समझे कितने बड़ा पर्पस होता है एग्रीकल्चर का हमारे देश के अंदर, और इसी का मिसयूज ब्रिटिश रूल ने किया. इंडियन इकोनॉमी ना तो वो सेल्फ सफिशिएंट रॉ मटेरियल में थी और ना वो फूड के अंदर थी, तो कहीं ना कहीं ये चीज ब्रिटिश रूल ने देखा, इसलिए इसका फायदा उठाया. एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या दिक्कतें पैदा की गई या थी भाई, एक तो एग्रेन इकोनॉमी है, तो आप समझे टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल नहीं होगी, बेसिक जो चीजें जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं होंगी. तो आगे जानते हैं रीजंस ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर. ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड सिस्टम लाइक जमींदारी विच वर एक्सप्लॉयटेटिव. Second point, farmer had to pay high land revenue. Third point, the jamidar were only interested in collecting rent, not reviewing the land. D point, farmer had no ownership right, so no motivation to invest. देखिए, कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल ने क्या करा, जमींदार को प्रोटेक्ट देने के लिए जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया. उसमें क्या होता था, किसानों से पैसा इकट्ठा किया जाता था रेवेन्यू के रूप में, जिसे लगान भी कहा जाता था. अब ये लगान इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट था इसका कि उन्हें बहुत ज्यादा से ज्यादा पे करना पड़ता था. अब उनको जिनके पास नहीं होता था तो उन्हें अपनी एग्रीकल्चर जो हार्वेस्ट यानी कृषि होती थी, यानी खेती का जो पोर्शन होता था, वो भी देना पड़ता था. इंडियन फार्मर्स की कंडीशंस को इंप्रूव करने का कोई जमींदारी सिस्टम के अंदर उल्लेख नहीं था. वो सिर्फ एक्सप्लॉइट करते थे, रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, उनकी एग्रीकल्चर कंडीशन को कोई इंप्रूव नहीं किया. फार्मर्स के पास अपने कोई ऑनरशिप लैंड भी नहीं था, इसलिए वो अपनी एग्रीकल्चर लैंड पर कोई इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं समझते थे. तो ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम था. अगर हम छोटी सी बात समझे, लैंड सेटलमेंट सिस्टम का क्या मतलब था, जमींदारी पड़ता थी, ज्यादा रेंट इकट्ठा किया जाता था, जिसे लगान के रूप में जाना जाता था. इसके बीच में एक फिल्म भी लगान बनी है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं उसके अंदर कैसे एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश रूल के द्वारा इंडियन फार्मर्स का किया जाता था. सेकंड पॉइंट है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. फार्मर वर फोक टू ग्रो कैश क्रॉप, इंडिगो, कॉटन, जूट. सेकंड पॉइंट है फोकस शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप टू एक्सपोर्ट क्रॉप्स. थर्ड पॉइंट, एग्रीकल्चर सर्व ब्रिटिश इंडस्ट्री, नॉट इंडियन नीड्स. फोर्थ पॉइंट, दिस लीड टू फूड शॉर्टेज एंड पुअर फार्मर कंडीशन. देखिए, ब्रिटिश रूल द्वारा इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि वो इंडियन फार्मर्स को कहते थे कि आप इंडिगो यानी नील की खेती करें, आप कॉटन करें, आप सिल्क करें, जूट करें, और ये रॉ मटेरियल को अपने यहाँ पे ब्रिटेन में ले जाते थे, वहां पे तैयार माल करके यहाँ की मार्केट्स में भेज देते थे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा थे, इसलिए उनको एक बड़ी मार्केट यहाँ पे दिखाई देती थी. यहाँ के किसानों को ज्यादातर फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ कन्वर्ट कर दिया गया.
अब जब फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ आप जाते हैं तो समझ लें आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी फूड क्रॉप्स नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे फूड क्रॉप की शॉर्टेज भी होने लगी थी, आप समझिए। क्योंकि क्या है? क्योंकि उनका कैश क्रॉप का मतलब, अब कैश क्रॉप क्यों कराया उनसे? कैश क्रॉप उनको फायदा गिनवाने लगे कि आप कैश क्रॉप करेंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो फार्मर्स थे वो उनके अंदर मन में लालच आ गया और वो डाइवर्ट हो गए फूड क्रॉप से कैश, यानी टेबल गुड से कैश। लेकिन हमारे इंडियन फार्मर ये नहीं समझे कि किसान का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, यानी ब्रिटिश रूल सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और फिर सिर्फ अपने मतलब की बात रखेगा और किसानों को उसी की दशा पे छोड़ दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। सेकंड पॉइंट, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। थर्ड पॉइंट, पुअर इरिगेशन फैसिलिटीज। फोर्थ पॉइंट, वेरी लो यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड HY सीड्स। तो आप देखिए, ट्रेडिशनल बेसिस मेथड के ऊपर एग्रीकल्चर को किया जाता था, उन्हीं को दिखाकर ब्रिटिश रूल ने कहा इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, आप कैश क्रॉप पे आइए। तो कहीं ना कहीं लो प्रोडक्टिविटी का रीजन भी यही था कि उनके पास ट्रेडिशनल मेथड्स थे। लो प्रोडक्टिविटी का इरिगेशन फैसिलिटी, क्योंकि सब कुछ मानसून पर डिपेंड होता था, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज थी ही नहीं, मानसून पर निर्भर रहते थे। मैंने बताया ना, ये लगान के अंदर आप देख सकते हैं सिस्टमेटिक रूप से दिखाया गया उसको, ठीक है। अब क्या होता था, एग्रीकल्चर हार्वेस्ट नहीं हो रहा है लेकिन लगान के रूप में रेंट पूरा देना पड़ता था, तो कभी कभार उन्हें टॉर्चर भी किया जाता था इसके लिए। क्योंकि किसान गरीब थे इसलिए अपनी एग्रीकल्चर लैंड के अंदर फर्टिलाइजर और SY सीड्स को यूज नहीं कर पाते थे, क्योंकि इनसे प्रोडक्शन बढ़ती है, बट ये कॉस्टली होते थे, अवेलेबल नहीं होते थे, इसलिए इस चीज को यूज नहीं कर पाते थे। Lack of investment. British government did not invest in agriculture. First point, the British government did not invest in agriculture. Second point, no development in irrigation, drainage and flood control. Third point, farmers were poor and unable to invest. Fourth point, no access to credit and financial support. देखिए, रूलिंग ब्रिटिश रूल के द्वारा कोई भी एग्रीकल्चर का इंप्रूवमेंट नहीं किया जाता था, किसानों के पास कोई पैसा नहीं होता था, उन्हें क्रेडिट भी नहीं मिलता था ताकि वो अपनी फर्टिलाइजर और HY सीड्स का यूज कर पाए। तो आप सोचे, पूरी तरह से उन्हें एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, क्योंकि उनके पास अपना पैसा नहीं होता था, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाते थे। लास्ट पॉइंट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। फर्स्ट पॉइंट है पार्टीशन लैंड ऑन द डिवीजन ऑन फर्टाइल लैंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी जब पार्टीशन हमारे देश का बंटवारा हुआ तो फर्टाइल लैंड बहुत सी पाकिस्तान के अंदर चली गई थी और कुछ हमारे इंडिया के अंदर रह गई थी। ये भी एक बड़ा एग्रीकल्चर पर बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिला था। सेम बाय मेनी फार्मर वर डिस्प्लेस्ड एंड लॉस्ट लैंड। जब यहां से कुछ किसान पाकिस्तान चले गए या पाकिस्तान के कुछ किसान यहां आ गए तो समझ लो वो अपने स्थान को छोड़ के चले गए, तो लैंड भी वहीं पे उनकी खत्म हो गई। शॉर्टेज ऑफ फूड गेन एंड रॉ मटेरियल। एंड फोर्थ पॉइंट, डिस्प्यूट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड ट्रेड। आप समझे, जब एग्रीकल्चर को कैश क्रॉप में कन्वर्ट कर दिया गया तो फूड क्रॉप शॉर्टेज हो गई और किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब वो ये नहीं सोच पा रहा था कि मैं क्या करूं, इस कारण वो कई जगह पे आत्महत्या और उन्हें को मारा भी जा रहा था। इस तरह एग्रीकल्चर के अंदर इंडियन फार्मर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। इस कारण कई किसानों ने आत्महत्या भी कर ली थी, कई किसानों को टॉर्चर किया जाता था, ये चीज। तो ये देखा आपने एग्रीकल्चर पॉइंट को। अगली वीडियो के अंदर हम बाकी सेक्टर्स के अंदर देखेंगे कि कैसे उन सेक्टर्स को भी ब्रिटिश रूल ने यूज किया और फिर बर्बाद किया। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।